आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मायरा एंड कृष्णा पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको एक बेहतरीन कार के बारे में जो वन ऑफ द बेस्ट कार रही है लास्ट 2-3 ईयर्स थे। तो उसका एक रिव्यू रहने वाला, डिटेल रिव्यू। तो हम बात कर रहे हैं टाटा पंच के बारे में, जो हमारी एक मिनी स्मॉल एसयूवी कह सकते हैं। और ये हमने परचेज़ की थी लास्ट 2024 में, मई जून के आसपास, और जिसने अभी ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं। और इस दौरान हमने इसको विभिन्न अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे लेके गए, इसको टेरेन पे चेक किया, और इसने ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो ये वीडियो रहने वाला है इसका डिटेल रिव्यू, और चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो ये रहने वाला है हमारा टाटा पंच का प्योर वेरिएंट, जो हमारा बेस मॉडल है टाटा पंच का प्योर मॉडल। उसमें ये पेट्रोल प्लस सीएनजी है। मैंने दोनों ऑप्शन लिए थे क्योंकि मुझे रनिंग ज़्यादा रखनी थी गाड़ी की, तो इसलिए मैंने अपना सीएनजी में ऑप्शन लिया था। और कुछ लोगों ने पहले मुझे कहा था कि इसका जो सीएनजी ऑप्शन है वो अच्छा नहीं है, पावर नहीं है, बट जो मैंने इसको चलाया है पिछले 7-8-9 महीने में, और मुझे उनसे बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ। ये काफ़ी एक बेहतरीन गाड़ी है सीएनजी में। और जब मैं अपनी न्यू कार लेने के लिए सोच रहा था लास्ट ईयर, तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन थे सीएनजी में, और जिसमें से एक टाटा पंच भी थी। उसके अलावा मारुति की अलग अलग कार्स थी और कुछ हुंडई की भी थी। बट इसने सबसे पहले स्टैंड आउट क्यों किया? एक तो एक मिनी एसयूवी लुक है, और दूसरा इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो बूट स्पेस है। जो टाटा मोटर्स ने टाटा पंच के अंदर एक हमारा ट्विन सिलेंडर जो डिज़ाइन किया है सीएनजी के लिए, वो एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ रही है। उसने पूरा ये सेक्टर चेंज कर दिया है। जो पहले सिंगल सिलेंडर आते थे, जो एक बड़ा सिलेंडर होता था 60 केजी का, 55 केजी का, वो पूरा बूट स्पेस खा जाता था। बट जब से ये आई है, इसने एक नया सेगमेंट ला दिया है, इसमें क्रांति ला दी है। और उसके बाद कुछ एक तो कंपनीज ने शायद इसको ऑप्ट भी किया है अपने सीएनजी मॉडल्स में। और मैं बताना चाह रहा था कि बूट स्पेस जो है इसके अंदर, वो ऑलमोस्ट पूरा एज इट इज़ है। थोड़ा बहुत जो डाउन रहता है, जहाँ पर हमारा आप कहेंगे हमारा टायर होता था, उस स्पेस की बात ख़त्म छोड़ दें, तो ये देख सकते हैं कि बूट स्पेस काफ़ी बेहतरीन बूट स्पेस है। ठीक है। ये पार्सल ट्रे देख रहे हैं, ये पार्सल ट्रे साथ में नहीं आई थी, मैंने बाद में लिया है कंपनी से ही। तो उसको अगर हम करें तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस रहने वाला है। और जो हमारे सीएनजी सिलेंडर्स हैं, वो इसके नीचे रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर 2 होल दिए गए हैं ताकि आप सिलेंडर को ऑन ऑफ कर सकें यहीं पर डायरेक्टली। अगर आप इस सिचुएशन में हो जाए ऐसा कि आपको सिलेंडर ऑफ करना है, तो आप सिलेंडर को ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ सर। तो दोस्तों, जब ये मॉडल हमने लिया था, तो ये बेस मॉडल था, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कुछ एक्सेसरीज़ लगी थी। तो आपको सबसे पहले चलिए एक्सेसरीज़ बताता हूँ कि जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, और ऑलमोस्ट जो मुझे कॉस्ट याद है मैं आपको बता ही दूंगा आसपास जो कॉस्ट रहने वाली है। बैक साइड में ऐसा मैंने कुछ इसमें लगाया नहीं है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका बैक साइड रहने वाला है। हाँ, एक पार्सल ट्रे मैंने इसमें लगवाई है, जो अराउंड मुझे 1300 की पड़ी थी, हाँ, हमारा शोरूम से ही। उसके बाद मैंने इसमें व्हील कवर लगवाए हैं, ये सारे आफ्टर मार्केट है। इसमें टाटा का लोगो है इंसर्टेड, और ये मुझे 800 के अराउंड पड़े थे। इसके अलावा ये डोर के हमारे प्रोटेक्टर हैं, और ये पड़े थे ऑलमोस्ट 250 के। इसके अलावा ये हमारे विंडोज़ के जो हैं रेन प्रोटेक्टर्स, रेन वाइज़र जिसको बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे 500 के थे। इसमें टाटा पंच की बैजिंग है और क्रोम है। ठीक है। और फाइबर मटेरियल है, थोड़ा क्रोम फाइबर मटेरियल। उसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट तो सबसे हमारा मेन था, उसके बाद हमने इसमें सीट कवर लगवाए थे। ठीक है। ये बकेट फिटिंग वाले सीट कवर्स हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी कुशनिंग है इसके अंदर, दोनों साइड सपोर्ट है, थाई सपोर्ट है हमारा, और शोल्डर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 5500 के आसपास, और काफ़ी अच्छी फिटिंग है। 3 इयर्स की वारंटी दी है उन्होंने। ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद था हमारा
आप देख सकते हैं हमारा ये स्टीयरिंग कवर, स्टीयरिंग रैप जिसको बोलते हैं, मून शेप डिज़ाइन में है ये पड़ा था हमारा 800 रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट रहने वाला है हमारा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने ये फ्लोरिंग करवाई है, आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल डिज़ाइन की फ्लोरिंग है। इससे काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती है आपकी गाड़ी, कुछ भी फ्लोर लिक्विड गिरता है तो उससे गाड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी। ये हमारी पड़ी थी ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के अंदर। नेक्स्ट मैंने ये एक 3D स्टाइल के मैट्स डलवाए थे, प्रॉपर फिटिंग के तो नहीं है बट काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे और आपको उसी तरीके का लुक देते हैं। और मैं आपको बैक साइड से भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये लुक रहने वाला है। तो ये मुझे पड़े थे ऑलमोस्ट 750 के। इसके बाद दोस्तों मैंने इसमें आगे एक लाइट लगवाई थी और साथ में मैं पहले बता दूंगा, इसमें मैं आप देख सकते हैं मैंने इसमें रिमोट की लगवाई थी, सेंसर की, जो मुझे 3000 रुपीज़ की पड़ी थी। आरडी का है, 3 इयर्स की वारंटी है। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था इसके अंदर, ये एक हिमालयन लाइट्स है। ये हिमालयन लाइट्स हैं, ये लगवाई थी, काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने इसको हमारे जो पार्किंग लाइट्स है उसके साथ अटैच करवाया है, तो काफ़ी अच्छा लुक देता है रात को ये। नेक्स्ट है ये मोबाइल होल्डर, पोर्ट्रॉनिक्स का है, काफ़ी अच्छा है ये, वन ऑफ द बेस्ट है इसके, और रीजनेबल है। अराउंड ये मुझे आई थिंक 330 रुपीज़ का पड़ा था और काफ़ी ड्यूरेबल है। इसमें सारे ऑप्शंस है काफ़ी, आप इसको लैंडस्केप और फ़ोन को पोर्ट्रेट्स में रख सकते हैं और इसको आप अप डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे क्लोज करके एक वन सिंगल बटन से इसको ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये, मैंने बाद में लिया था। दोस्तों ये कुछ एक्सेसरीज थी जो मैंने बाद में लगवाई हैं आफ्टर मार्केट। और इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज अभी काफ़ी बच गई हैं, जैसे कि हमारा म्यूज़िक सिस्टम, और म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर स्पीकर्स भी नहीं है, वो भी मुझे सेटअप कराना है। और इसके अलावा कुछ लाइटें, फोग लाइट्स हैं, जैसे फोग लाइट इसके अंदर नहीं आता है, वो मुझे चेंज कराना है। और कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं मुझे जो कराना है। तो गाइस आप बताइए कि इस टाटा पंच में अगर आपको पता है तो किस तरीके का म्यूज़िक सिस्टम सपोर्ट बेस्ट रहेगा, और जो इसके आपने अगर कहीं लगवाया हो और आपका कोई अच्छा रिव्यू हो, कौन सा म्यूज़िक सिस्टम इसमें सपोर्ट करेगा, बेस्ट रहेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें जो टाटा का पंच का बेस मॉडल है, इसके अंदर आगे के ही जो फ्रंट पावर विंडो आते हैं, इसके अलावा पीछे के पावर विंडो नहीं है। आपको मैनुअली इसको अपना बाय नॉब के थ्रू रोटेट करके करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ठीक भी है। कि इन केस हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो अगर ख़राब हो जाता है तो उस दौरान एटलीस्ट हमारे पीछे के दो हैं वो मिरर्स हम ओपन कर पाएंगे मैनुअली ही। कई बार ये लाइफ डेंज सिचुएशन में, लाइफ सेम सिचुएशन में हमारे काफ़ी काम आता है। तो ये मुझे लगता है, बाकी सबका अपना अपना रिव्यू है, आप बताएं कि ये ठीक है या गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट साइड मिरर्स हैं, वो भी मैनुअल मोड के हैं। उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारा इन साइड में, जो बेस मॉडल आता है उसके अंदर। इसमें आपको खुद ही हाथ से ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, और आपको ऑटो फोल्ड भी नहीं है तो फोल्ड भी खुद ही करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि एक ये नेसेसिटी है, नीड है। इसमें आगे वाले टाइम में मैं इसको ज़रूर चेंज कराऊंगा। और ये हमें एक देना चाहिए था, एक टाटा पंच में जो बेस मॉडल है, इसमें टाटा मोटर्स को हमारा ये एक देना चाहिए था बेस मॉडल में। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका अपर मॉडल है, इससे ऊपर एक मॉडल जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। और उस 80,000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलता है? फर्स्ट, आपको चारों पावर विंडो मिलते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आपको साइड मिरर्स मिलते हैं दोनों। उसके बाद आप कहेंगे कि जो आपके साइड मिरर्स और हैंडल है वो आपका बॉडी कलर्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहने वाला है जो आपको हमारे रिम्स हैं उसके कवर रहने वाले हैं, टायर रिम्स के कवर। नेक्स्ट रहने वाला है जो हमारा
स्टीरियो रहने वाला है 2 डिन का विद 2 स्पीकर्स। और ऑलमोस्ट यही चीज़ें थी जो आपकी 80,000 में पड़ेगी। तो मुझे लगा कि ये उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है, तो इसलिए मैंने इसमें अपना बेस मॉडल प्योर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे हम ये काम इसमें अब आगे कराना चाहेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अभी इसके परफॉर्मेंस की। तो सबसे मेन पॉइंट है इसका। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस 9-10 महीने में इसने 11,000 किलोमीटर्स कवर किए हैं। जो अभी तक इस दौरान मुझे एक भी इशू इसमें ऐसा सच नहीं फेस किया है। छोटे मोटे इशू होते हैं बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। मैं इसको अलग अलग जगह पे लेके गया हूँ और वहाँ पर इसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। हर जगह इसने जस्टिफाई किया है खुद को। मैं इसमें ऑलमोस्ट 4 एडल्ट्स और 2-3 किड्स के साथ हमने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा इसने कोई लोड नहीं लिया है। जो इसका इंजन कहते हैं कि 1.2 लीटर का इंजन है, वो सीएनजी में थोड़ा पावर कम देता है, लोड लेता है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। सीएनजी में भी इक्वली रिस्पॉन्ड करता है, पावर काफ़ी अच्छी है। आप बेशक इस ऑप्शन को, सीएनजी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीएनजी लेने के बाद भी आपको एवरेज तो अच्छी मिलती है और इसके अलावा आपका जो बूट स्पेस है वो भी सच रहता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ कंपनीज़ ने वो ऑप्शन तो चूज़ कर लिया है कि ट्विन सिलेंडर इंजन दे दिया है, बट उस जगह पे जो टायर था, स्पेयर टायर था, उसको उन्होंने हटा लिया है। जबकि टाटा मोटर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो हमारा स्पेयर व्हील है, स्पेयर टायर है, वो भी इसने नीचे की तरफ से दिया है, जिसको आप डिग्गी में से ही, जो बूट है हमारा, वहाँ से ही उसके अंदर आप जाके इसको रोटेट करेंगे, एक मैकेनिज़्म है, वो टायर आपका नीचे आ जाएगा और इन केस इमरजेंसी में आप उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें इसकी माइलेज की, तो मैंने ज़्यादा इसको पेट्रोल में चलाया नहीं है, तो बट जो ओवरऑल इसकी एवरेज है, अगर हम बात करें तो सिटी में हमारी एवरेज पेट्रोल में रहेगी ऑलमोस्ट 13-14 और ऑन हाईवे 18-20 किलोमीटर्स रहेगी। और अब बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी जो है इसके अंदर हमारी एवरेज रहने वाली है सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 22-24 और हाईवे पे ये ऑलमोस्ट आपको, आप मान लीजिए 28-30 और कई बार 31-32 तक भी आपको ये रीच कर जाएगी। तो ऐसी इसकी एवरेज रहने वाली है। तो काफ़ी बेहतरीन एवरेज है इसमें। आपको जिसके साथ बूट स्पेस मिलता हो और एवरेज मिलती हो तो एक बेहतरीन ऑप्शन है, ये फर्स्ट क्लास ऑप्शन है। और इसमें कुल मिलाकर हम बात करें तो आई थिंक इसमें 8 केजी के आसपास हमारी सीएनजी आती है, जो फुल रेंज पर अगर आप हाईवे में चलाएंगे तो फुल कैपेसिटी में आपको 240-250 के आसपास की रेंज ये आपको दे देगी। तो आप वन गो में जो नियरेस्ट आपके जो भी डेस्टिनेशन है आप वहाँ पर जा सकते हैं वन गो के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एक और है जो मुझे कुछ शोरूम से पता चला है और लोगों से, कि इसमें कई बार जो अभी जो लो कैपेसिटी के इशू है, वो अगर पता नहीं मेरी गाड़ी में, सभी गाड़ी में, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी कुछ मुझे पता लगा था कि इसके अंदर जो सीएनजी टैंक है और जो हमारा ये चैनल है, इसके अंदर कुछ एयर हो जाती है, तो उसको अगर एयर को निकाल देंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 केजी के आसपास इसमें सीएनजी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने वो कराया नहीं है, मैंने बात की थी। तो नेक्स्ट जब भी सर्विस के लिए मैं जाऊंगा तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि अगर होगा तो मैं उसको, क्या उसका एक रिस्पॉन्स रहेगा, क्या सच में कैपेसिटी बढ़ती है सीएनजी की या नहीं, तो उस बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए, अगर होप तो फेयर से अगर सीएनजी की इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो हमारी रेंज और काफ़ी इसमें इंक्रीज़ होकर काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन एज सच तो कोई इशू नहीं था। हाँ, बीच में एक इशू आया था इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कि इसमें क्या हुआ था कि कुछ 2-3 महीने पहले कैबिन के अंदर से एक बीप बीप की हल्की हल्की, जब भी मैं इसको सीएनजी में स्टार्ट करता था और जैसे इसको मैं सीएनजी में इसको स्टार्ट करके चलता था, तो हल्की हल्की बीप बीप या टन टन बिल्कुल ही माइल्ड साउंड आती थी। मैं उसको ऐसे लेके गया उनके पास शोरूम पर,
जो हमारा सर्विस सेंटर है वहाँ पर उन्होंने कहा कि सर ऐसा कोई आवाज़ नहीं है, आप इसको चलाइए, अगर आवाज़ बढ़ती है तो हम इसको बताएंगे। कुछ 15-20 दिन के बाद वो आवाज़ धीरे धीरे और बढ़ने लग गई। और दूसरी बात ये थी कि वो आवाज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आवाज़ थी वो मुझे इस पोर्शन से फील होती थी कि यहाँ से कहीं से आती थी, तो मुझे लगता था कि इसके अंदर ऐसे कुछ इशू हो गया है इसका। तो मैंने इसको काफ़ी एक बार सोचा कि मैं किस तरीके से इसमें कौन सी आवाज़ आ रही है, पर मुझे समझ नहीं आया। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ गई तो मैं दोबारा लेके गया, तो वहाँ पर मैंने इसको जो टेस्ट ड्राइव होते हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने बैठा और उन्होंने खुद चलाने के बाद इसको बताया कि सर ये जो हमारी सीएनजी किट होती है उसके अंदर एक नोज़ल होता है, ये नोज़ल की आवाज़ है। और जब भी नोज़ल आप सीएनजी में चलाएंगे इसमें वो आवाज़ आती है, जो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। और आप ले आइए। तो उसके पास मैं जब लेके गया नेक्स्ट, उन्होंने जो सीएनजी वेंडर है, एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो सर्विस हैं टाटा सर्विस वाले, वो इसको ठीक नहीं कर पाएंगे जहाँ तक है। वो अपने वेंडर्स जो हैं सीएनजी वेंडर्स उसको बुलाते हैं, वो आकर इसका नोज़ल है उसको ठीक करता है, और इन केस कुछ ज़रूरत होती है तो उसको रिप्लेस भी करता है। तो सीएनजी नोज़ल होता है हमारा बोनट के अंदर, आप ओपन करेंगे तो राइट साइड में अपर पोर्शन में होता है सीएनजी का एक नोज़ल, उसके अंदर से वो आवाज़ आती है। तो वहाँ से था, उसने कुछ आधे घंटे 1 घंटे के आसपास टाइम लिया, उसने उसको ठीक कर दिया। उसके बाद से ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये वाला एक इशू जो आया था थोड़ा बहुत, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं था। और ये इशू तब ध्यान रखिएगा, ये इशू पेट्रोल में नहीं आएगा। ये जो साउंड है बीप बीप डॉट डॉट की साउंड है, ये नहीं आती है। ये सिर्फ सीएनजी के अंदर ही आएगी, कोई नोज़ल है जो सीएनजी का वो आवाज़ करता है। और उन्होंने कहा था कि ये वाला कुछ इशू हमारा टाटा टियागो और टिगोर में भी था पहले, तो कभी कभी पंच में भी देखने को मिला है। तो चलिए एक एक नया एक्सपीरियंस मिला, मैं आपको शेयर कर देता हूँ उस बारे में। मैंने सोचा शेयर करना ज़रूरी है, ताकि कुछ ऐसा इशू आए तो आप लोग भी इसको रिजोल्व करा सकें जल्द से जल्द। तो दोस्तों ये था हमारा टाटा पंच के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल्स पे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इसको शेयर करें। और कुछ अगर आपको शेयर करना चाहते हैं टाटा पंच के बारे में तो ज़रूर हम इस चैनल पे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, टाटा बाय बाय।